अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए तमाम ऑर्गेनिज्म अपनी तादाद बढ़ाते हैं। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं, यानी कि अपना जेनेटिक मटीरियल अपनी ऑफस्प्रिंग को जो है वो देते हैं ताकि वो अपनी तादाद बढ़ा सकें और अपने आप को सर्वाइव करवा सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे की जाती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या कि इसमें क्या है कि ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती। ठीक है, जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट अपकमिंग सेल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से भी बन सकते हैं। उसके लिए जो है दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। किसी किस्म का जेनेटिक वेरिएशन उनके अंदर नहीं होता, बल्कि ये पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। ताकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो जो पेरेंट, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, आपस में अपने गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, और बदले में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इसके पास आपके एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बाकी जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं और इनमें रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होगा और ये जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं ये वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर और प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास बाइनरी फिशन, देन है मल्टीपल फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन में एक प्रोसेस में क्या है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसकी एग्जांपल जो है आपके पास यूग्लिना है, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है एंड बैक्टीरिया वगैरह हैं। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया के एग्जांपल लें तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जेनेटिक मटीरियल जो है, जो डीएनए वह बैक्टीरिया का, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसकी कॉपी बन जाती है। जो आप यहाँ से देख सकते हैं उसकी दो कॉपीज़ बन जाती हैं एंड देन वो दो कॉपीज़ जो है वो ईच पोल की तरफ, दोनों तरफ जो है वो चली जाती हैं। ठीक है, दोनों साइड की तरफ चली जाती हैं। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी थोड़ा साइडों की तरफ जाता है और जो उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं, अंदर की तरफ फ्यूज़ होती हैं और एक पॉइंट पे जाके आपस में मिल जाती हैं और दो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं इसी तरह। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा, यूग्लिना हो गए, वो भी इसी तरह एसेक्सुअली बाइनरी फिशन के ज़रिए अपनी तादाद बढ़ाते हैं। सिंपली क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है और आपके पास दो डिफरेंट सेल बन जाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन जो है बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये प्रोसेस हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब कंडीशन आपके फेवर में नहीं होती, ऑर्गेनिज्म के फेवर में नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल फिशन करते हैं। अब इसमें क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है, ठीक है, जो ये प्रोसेस करेगा वो अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बना लेगा, एक कवरिंग बना लेगा। ठीक है, अपने इर्द गिर्द एक कवरिंग बना लेगा जिसको क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। अब ये सिस्ट जो है इसके आसपास बन जाएगी जो कि से बाहर वाले का एनवायरनमेंट से बचाती है। ठीक है, कौन सी चीज़ बचाती है, सिस्ट बचाती है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होना शुरू कर देगा, छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब इन न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द क्या होगा कि छोटे जो है हर एक न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी और छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। फिर क्या होगा कि सिस्ट जो है वो टूट जाएगी और अंदर से छोटे छोटे सारे सेल जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, अमीबा और प्लाज्मोडियम लाइक के अंदर ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग की। अब बडिंग क्या है कि एक बॉडी में से एक आउटग्रोथ निकलती है। ठीक है, एक आउटग्रोथ निकलती है और वो सारे का सारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी कि ये देखिए आपके पास एक यीस्ट है, ठीक है, एक
यीस्ट है जो कि एक फंजाई है, उसकी बॉडी का एक पोर्शन ये देखें यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हुआ। अब उसमें क्या है कि अंदरूनी जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर इसके अंदर आ गया, ठीक है। यानी कि पहले न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, बाद में न्यूक्लियस आया है। अब वो या तो इससे अलहदा हो जाएगा या तो इसके साथ ही रहेगा। अगर अलहदा भी कर दे तो एक डिफरेंट न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बडिंग। अब हम स्टडी करते हैं स्पोर फार्मेशन को। स्पोर फार्मेशन बेसिकली बहुत सारे फंजाई लाइक राइजोपस जो है उसके अंदर होता है, जो कि आपने देखा होगा डबरोटी के ऊपर जो फंगस लगी होती है उसमें, तो उसमें स्पोर फार्मेशन प्रोसेस होता है। स्पोर बेसिकली क्या है, स्पोर जो है थिक वॉल्ड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेल्स है, ठीक है। यानी कि ये मोटी वाल होती है और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेल्स होते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं थिक वॉल्ड, ये एक सेक के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। ये देखें आपको, ये एक थैले के अंदर बंद है, इसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। अब ये हाइफी जो है, ये टिप जो है इसकी टिप के ऊपर मौजूद होगा, ठीक है, इसकी टिप के ऊपर मौजूद होगा, ठीक है। अब ये जो स्पोर हैं ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और खुश्क होते हैं, ठीक है। अब जब ये स्पोर जो है मैच्योर होता है तो स्पोरेंजियम फट जाती है और ये स्पोर जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं हवा के अंदर। अब ये हवा के अंदर रिलीज़ होने का इसके दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस ये है कि स्पोर जो है वो हवा में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दूसरे प्रोसेस में क्या है कि ये पेरेंट जो है उससे दूर चला जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्पोर फार्मेशन। और बेसिकली स्पोर जो है वो हार्श कंडीशन को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये एक नए फंगस के अंदर डेवलप हो जाएंगे। अब जो चीज़ें उसको ज़रूरत है फेवरेबल कंडीशन होने के लिए वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड लाइट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम स्टडी करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में क्या है कि जब प्लांट्स खासतौर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ग्रोथ करते हैं, लेकिन अपने वेजिटेटिव पार्ट के ज़रिए, जिस तरह स्टेम, लीव्स या रूट के ज़रिए। तो सबसे पहले है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स, यानी कि पत्तों के ज़रिए। अब आपने देखा होगा ऐसे प्लांट जैसे ब्रायोफाइलम्स जो हैं उनमें आप देखते हैं कि जो पत्ते हैं उनके कोनों के ऊपर छोटे छोटे मज़ीद बर्ड्स निकलते हैं। अब ये बर्ड्स जो हैं मज़ीद छोटे छोटे पत्तों में डिवाइड हो जाते हैं और जब ये पत्ते ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो ये एक नए पौधे में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स, यानी कि पत्ते के ऊपर छोटे छोटे से पत्ते लगेंगे। अब अगर ये पूरा पत्ता नीचे गिर जाता है तो ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं बर्ड्स, ये अपनी जड़ें निकालेंगे और एक नए पौधे के अंदर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम। स्टेम से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर अगर हम जो है एग्जांपल लें पोटैटो की, ठीक है, तो इसमें देखें आपको ये इसका स्टेम नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका स्टेम नज़र आ रहा है और इसमें देखें एक बड़ी जो है वो स्टेम निकला हुआ, उसके ऊपर एक पत्ता लगा हुआ है। यूजुअली ये जो है एक बड़ा पत्ता होता है, लेकिन इस पत्ते के जो स्टेम है इसके अंदर जो अंडरग्राउंड मौजूद होता है, यहाँ पे आपको एक ट्यूबर नज़र आता है, ठीक है, ट्यूबर नज़र आता है। और ट्यूबर में बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे पत्ते निकले होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे देखें आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। अब पत्ते के ऊपर हल्का सा आपको एक एक्सिलरी बड नज़र आता है, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और यहाँ से एक नया जो आलू का पौधा है वो बन सकता है, ठीक है। बेसिकली स्टेम जो है, ये जो आप आलू खाते हैं ये क्या है, ये एक स्टेम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट, कि रूट के ज़रिए किस तरह से प्रोपिगेशन होती है। तो आप अगर एग्जांपल लें रेड रेस्पेरीज की, ठीक है, या झाड़ियों वगैरह की, तो उसमें देखते हैं कि ये जड़ें जो है वो साइड की तरफ फैलना शुरू करती हैं और यहाँ से एक स्प्राउट निकलता है, ठीक है, जिसके ऊपर पत्ते वगैरह लगे होते हैं और नीचे से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जड़ें जो है मुकम्मल और ये पत्ते जो है मुकम्मल एक पौधे के अंदर डेवलप हो जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ से काट भी देते हैं तो ये एक नए पौधे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम स्टडी करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस आर्टिफिशियली आप किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले है कटिंग,
ठीक है। कटिंग में क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जब आप उनको काटते हैं, उनकी शाख या उनके पत्ता या उनके जड़ वगैरह को अगर आप काटते हैं तो और उसे उठा के किसी और जगह पे लगाते हैं तो ज़मीन के अंदर, तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको कहते हैं कटिंग। मिसाल के तौर पर देखिए, आपने इस प्लांट का ये शाख जो है वो काटी और आपने इसे दूसरी जगह ज़मीन के अंदर लगा दिया, तो ये नए पौधे के अंदर डेवलप होना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं कटिंग, ठीक है। और ये कुछ पौधे जिस तरह आलू का पौधा हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया, गुलाब का फूल हो गया और अंगूर की बेल जिस तरह से हो गई, इसके अंदर ये कटिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक अपनी ख्वाहिश का पौधा लेते हैं, जिस तरह कोई फ्रूट का जो है प्लांट हो गया, अब उसको आप तिरछा काटते हैं, और एक आप आम सा पौधा लेते हैं और उसको भी इसी तरह काटते हैं और दोनों को इस तरह आपस में बांध देते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह यहाँ पे बांध दिया गया है। अब होता है कुछ टाइम बाद ये ऊपर वाला पौधा जो है ग्रोथ करना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। और जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी फ्रूट ट्रीज़ हैं, सब में ग्राफ्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। अब नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या है कि आप एक प्लांट का टिश्यू लेते हैं, छोटा सा टिश्यू लेते हैं और उसको लैब के अंदर टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके सेल्स को। अब आपके पास बहुत सारे सेल्स आ गए, जिस तरह आपने एक उठाया था उस तरह आपने मल्टीपल कॉपीज़ बनाई, और उस मल्टीपल कॉपीज़ को आप मल्टीपल जगह के ऊपर जो है फिर से उगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पौधे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने 1 या 2 सेल लिए, उसको रेप्लिकेट करवाया, आपके पास कई सारे सेल आ गए। अब आप उन सेल से कई सारे मज़ीद सेल्स यानी कि प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।